कन्यादान एपिसोड 1। आरती 15 साल की थी। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ कार में जा रही थी। रास्ते में एक आइसक्रीम की शॉप आती है। पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, जरा एक तरफ रोक लेना कार। आरती कार से उतरकर आइसक्रीम लेने जाती है और तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है। मम्मी, पापा। आरती के घर में मातम छा जाता है। आरती के मामा उसे हमेशा के लिए अपने घर ले जाते हैं। आरती की मामी और उसकी बेटी आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 9 साल बाद आरती एक साधारण लेकिन सुंदर लड़की है और उसकी उम्र सिर्फ 24 साल है। आज उसके घर में सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज उसकी ममेरी बहन वामिका को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लड़के का नाम रकुल है और वह अपने पिताजी के साथ उनके इंडियन फूड रेस्टोरेंट में उनका हाथ बटाता है। तो आरती के घर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी लोग बस लड़के वालों के आने का इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में लड़के वाले आरती के घर में आ जाते हैं। पुष्पा, उसके पति शंकर और उनका बेटा रकुल आए हैं। अरे आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? कर्मावती लड़के वालों की खूब खातिरदारी करती है और उनके लिए बनाए गए सभी नाश्ते और पकवानों को उनके सामने पेश करती है। सभी लोग काफी खुश हैं और बातचीत कर रहे हैं। अरे बातें तो बहुत हो गई, अब लड़की को भी देख लिया जाए। क्या कहती हो पुष्पा? हाँ हाँ, सही कहते हैं आप रकुल के पापा जी। अब तो बहुत वक्त हो गया बातें करते हुए। जी जी, जरूर जरूर, बस 2 मिनट में अभी आई उसको लेकर। तो कर्मावती वामिका के कमरे में जाती है। कमरे में वामिका और आरती दोनों बैठी हुई थी, तो वे दोनों वामिका के साथ कमरे के बाहर आती हैं। कर्मावती वामिका और आरती को दिखाते हुए बोलती है, ये मेरी भांजी है आरती और ये है मेरी बेटी वामिका। वामिका को देखते ही पुष्पा उसे पसंद कर लेती है। वहीं दूसरी ओर उसका बेटा रकुल आरती को बार बार देखता रहता है। उसका ध्यान वामिका पर जा ही नहीं रहा था। मम्मी पापा, एक बार जरा एक तरफ आइए, तो मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। हाँ हाँ चलो। तीनों उठकर एक तरफ चले जाते हैं। मुझे आरती बहुत पसंद है क्योंकि आरती बहुत अच्छी लड़की है। आरती आप दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। रकुल की यह बात सुनकर पुष्पा बहुत गुस्सा हो जाती है। बेटा, तुझे होश है कि नहीं? अरे तू इससे शादी करेगा? हम यहाँ तेरा रिश्ता वामिका के लिए लेकर आए हैं, ना कि आरती के लिए। तू यहाँ क्या हमारी नाक कटवाने आया है? इसके तो माँ बाप भी मरे हुए हैं। माँ, लेकिन इसकी एक वजह है, वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं खुद जाकर आरती को ये सब कह देता हूँ। लेकिन बेटा, ये तो उनकी बेइज्जती करने जैसा है, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पुष्पा और उसके पति अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो अपने माँ बाप की सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर आरती की मम्मी ये सब बातें सुन लेती है। उनका गुस्से से खून खौल रहा था और वह इंतजार कर रही थी कि कब पुष्पा का परिवार उनके घर से जाए और कब वह अपना गुस्सा आरती पर उतारे। उस वक्त वह कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि अगर वह कुछ बोलती तो मामला और बिगड़ जाता। तो थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और जब वे अपने घर पहुँचते हैं तो पुष्पा उससे आरती को चुनने का कारण पूछती है। अरे मम्मी, मैं वामिका से इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसे देखा है वो किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करती है। दरअसल वो हमारे रेस्टोरेंट में कभी कभी आया करती है। तो वहाँ आने से तुम जान थोड़ी सकते हो उसे। मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा और मैंने सोचा कि जब मैं पहुंच जाऊंगा तो ही आप सबको बताऊंगा कि मैं उसकी बहन आरती से ही शादी करना चाहता हूँ। माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका नेचर सभी के प्रति बहुत अच्छा है। अरे तुझे पता भी है, बिन माँ बाप की औलाद है वो। अरे उसका क्या भरोसा कि वह ना जाने आगे क्या करे। अगर वामिका से शादी कर लेगा ना तो तुझे बहुत सारा दहेज भी मिलेगा और ऊपर से उसके माँ बाप भी अभी जिंदा है। तो सोच, डबल फायदा है तेरा। वही तो। अरे अपनी माँ की भी कभी बात मान लिया कर। माँ पापा, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। आपको आरती की बस कमियां ही दिख रही हैं, लेकिन मजबूरी नहीं। आरती जैसी लड़की आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तीनों में काफी बहस होती है और दोनों पति पत्नी अपने बेटे को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन रकुल किसी भी हालत में वामिका से शादी करने वाला नहीं था। मेरे बड़े बेटे ने तो भिखारी से शादी की ही, अब ये दूसरी भिखारन भी लाने चला है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पुष्पा के बड़े बेटे का नाम तन्मय है और वह उससे भी नाराज ही रहा करती थी। दरअसल तन्मय ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता है और उसकी बीवी पारुल यहीं भारत में रहती है अपने ससुराल में। पारुल बहुत गरीब घर से थी और ऊपर से तन्मय ने घर वालों को बिना बताए पारुल से शादी भी कर ली थी, इसलिए पारुल के ससुराल वाले उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे।
लेकिन राहुल अपनी भाभी को बहुत मानता था। आरती कभी कभी अपनी बहन के साथ रकुल के रेस्टोरेंट में आया करती थी, इसलिए राहुल आरती और वामिका को थोड़ा बहुत जानता था। वहीं दूसरी ओर आरती के घर में हंगामा हो गया था। कर्मावती को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी को कोई कैसे मना कर सकता था। वैसे भी वह आरती को पसंद नहीं करती थी और अब तो न जाने क्या क्या करने वाली थी उसके साथ। तुझे तो बहुत खुशी मिल रही होगी ना? क्यों री, एक तो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तेरा चक्कर चल रहा है क्या उससे? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो कर्मावती, जरा अपनी जुबान पर लगाम दो। अजी सुनिए, ऐसा है, आपको बीच में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए आपकी लाडली बिटिया ने क्या किया, आपकी ही सगी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया। देखो तो मेरी बेटी कितना रो रही है। लेकिन मामी, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी ही गलती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम हमेशा बचपन से ही मुझसे जलती थी। आज जब तुमने देखा कि मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो उसमें भी तुमने टांग अड़ा दी। बेचारी आरती अपनी मामी और अपनी बहन की इन सब बातों को सुनकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अजी सुनिए, चुपचाप आप लड़के वालों से कह दीजिए कि कोई शादी वादी नहीं करनी हमें। बड़े आए आरती से शादी करने वाले। हाँ। वहीं दूसरी ओर पुष्पा तो अपने बेटे को वामिका से शादी करने के लिए समझाती ही रहती थी और राहुल बार बार शादी के लिए मना कर देता था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद कर्मावती का अत्याचार आरती के ऊपर और भी बढ़ गया था। आरती अपने मामा को भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाती थी, क्योंकि उसके मामा काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा करते थे और वो काफी भोली थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मामा और मामी के रिश्तों में खटास आ जाए, इसलिए वह ज्यादातर अपना मुंह बंद ही रखती थी। वहीं राहुल बार बार कर्मावती को कॉल करके उसकी शादी आरती से करवाने के लिए बोलता था, लेकिन वो बार बार साफ मना कर दिया करती थी। तू चाहे जो भी कर ले, मैं अपनी भांजी का कन्यादान तेरे घर तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, समझा? इस घटना के कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से आरती पूरे घर में कहीं भी नहीं दिखती है। वह कर्मावती से यह बोलकर गई थी कि वह बाजार से कुछ सामान लेने जा रही है, लेकिन शाम के 5 बजे तक भी वह घर में नहीं आई थी। अरे वामिका, ये कहाँ गई? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुंह काला कराकर कहीं भाग जाए। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ इससे। गई होगी कहीं अपने आशिक से मिलने के लिए, और क्या। पापा ने ही इसे बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा है। अच्छा हुआ पापा भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, नहीं तो बोलते रहते कि आरती को ये मत कहो वो मत कहो। उफ। तभी अचानक से उन्हें पुष्पा का कॉल आता है और जब वह उसका कॉल उठाती है तो वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पुष्पा कर्मावती को यह बताती है कि राहुल ने उसकी भांजी के साथ मंदिर में बिना बताए शादी कर रहा है और वो जल्दी से आकर अपनी भांजी को वहाँ से ले जाए। तभी राहुल आरती की मामी को कॉल करता है। मैं और आरती मंदिर में शादी करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि आप सब भी यहाँ आ जाएं। आरती की मामी जल्दी से उठकर गुस्से में वामिका को लेकर वहाँ जाती है। अभी जाकर शादी तुड़वा कर आती हूँ, चल वामिका मेरे साथ। आरती की मामी वहाँ पहुँचकर हैरान ही हो जाती है, क्योंकि केतन भी वहीं होता है। आप यहाँ, मतलब आप दोनों इनसे मिले हुए हैं? हाँ, ये मेरी मर्जी से ही शादी कर रहे हैं, तुम तो कभी होने ना देती। अब गुस्सा थूक दो, आओ कन्यादान करें आरती का। खबरदार, अगर इस कलमोही का कन्यादान किया मैं यही अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं मामी, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा कन्यादान आपकी जान से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इसका सीधा मतलब यह था कि आरती का विवाह बिना कन्यादान के ही हुआ है। रुक जाओ यहीं, घर में आने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी मामी आती ही होगी, वो तुझे सबक सिखाएगी बहुत अच्छे से। आरती मामी को हमने मंदिर में बुला लिया था, अब वो यहाँ नहीं आने वाली हैं। आरती अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है, लेकिन दोनों मुंह मोड़ लेते हैं। राहुल आरती को लेकर कमरे में जाता है कि राहुल अपने माता पिता के साथ लड़की देखने के लिए कर्मावती के घर आया हुआ है। वह देखने तो वामिका को आया था, मगर वह पसंद आरती को कर लेता है। इसी कारण घर में बहुत ड्रामा भी होता है। राहुल के माता पिता उसे आरती से शादी करने के लिए बहुत मना करते हैं, लेकिन वह अंत में उसी से ही शादी कर लेता है और उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। अब आगे राहुल की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। राहुल वापस अपनी माँ के पास आता है। वह अपनी माँ को समझाने लगता है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिना पूछे आरती से शादी कर ली, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि आप लोग तो मुझे आरती से शादी करने नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब खुद मंदिर में जाकर शादी करना सही लगा तुम्हें? माँ मैं क्या करता, आप लोग नहीं जानते हैं कि आरती कितनी अच्छी और भोली भाली लड़की है। बिन माँ बाप की औलाद को तू अपने घर में दुल्हन बनाकर ले आया है, ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
उस वक्त प्रीति भी वहाँ पर थी, लेकिन वह भी अपनी माँ का ही साथ दे रही थी। वहीं दूसरी ओर पारुल अपनी सास को सब समझाने जाती है तो वह उल्टा उसे ही डांट देती है। बेचारी पारुल घर के मामलों में ज्यादा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वह कुछ बोलती थी तो उसे हमेशा डांट सुननी पड़ती थी। और तभी वहाँ पर राहुल के पिताजी भी आ जाते हैं और वह भी राहुल पर बहुत गुस्सा करते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे ने ऐसा कर दिया। तभी आरती भी वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। चुप कर कलबोही, तुझे शर्म नहीं आई घर से भागते? लेकिन माँ जी, मैंने मेरी मामा जी की मर्जी से शादी की है, मैं भागी नहीं थी। रकुल, तूने बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर रख दी है। तो राहुल को आरती का इतना ज्यादा साथ देते हुए देख पुष्पा गुस्से से बौखला जाती है और आरती का हाथ पकड़कर उसे घर की दहलीज से बाहर करने लगती है। माँ, अगर आप आरती को घर में नहीं रख सकती हैं, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने उससे शादी की है और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है माँ। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा ये सब? शादी के बाद अपने साथी को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता मैं। माँ, अगर आप इसे बाहर निकालेंगी तो मैं भी इसके साथ बाहर चला जाऊंगा माँ। बस, अब बहुत हो गया। बेटा, तू एक लड़की के लिए यह सब कर रहा है? तू अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है? हमें छोड़ने को तैयार हो गया है तू? जा, निकल जा यहाँ से। तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है ना? बाहर रहेगा तो तुझे पता चलेगा आटे दाल का भाव। कोई जरूरत नहीं है रहने की। राहुल वहाँ से गुस्से में आरती का हाथ पकड़कर जाने लगता है कि तभी पुष्पा उसे रोक लेती है, क्योंकि वह पुष्पा का वह सबसे लाडला बेटा था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन पुष्पा के मन में आरती के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वह कहीं न कहीं उससे बदला लेने की सोच रही थी। मैं तुझे स्वीकार करती हूँ बेटा, अपना घर छोड़कर मत जा बेटा, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। पुष्पा के मुंह से यह बात सुनकर तो राहुल और आरती बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार पुष्पा ने दोनों को अपना ही लिया। वह जल्दी से प्रीति को आरती की थाली लाने को कहती है और जल्दी से सभी लोग मिलकर छोटी मोटी रस्में पूरी कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर रकुल के पिताजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पुष्पा को आखिर हुआ क्या। वह भी पुष्पा के सामने कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वह तो हमेशा अपनी बीवी की ही सुना करते थे। तो थोड़ी देर बाद दुल्हन का अच्छे से स्वागत किया जाता है और दूल्हा दुल्हन को भोजन खिलाया जाता है। दरअसल पुष्पा दिल से तो खुश नहीं थी, लेकिन वो रकुल को दिखाने के लिए खुश होने का नाटक कर रही थी। इसी बीच प्रीति के मोबाइल में बार बार किसी का मैसेज आ रहा था और जैसे ही वह उस मैसेज को पूरा पढ़ती है, वैसे ही उसके हाथ पैर एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। उस मैसेज में यह लिखा हुआ था कि कोई है जो प्रीति की एक सच्चाई को सबके सामने ला देगा, अगर प्रीति ने उसे 60,000 रुपए 4 दिन के अंदर ना दिए तो। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मम्मी जी ने मुझे सोने की चेन दी थी, वही बेच देती हूँ। प्रीति, तू तो बहुत बुरा फंस गई यार, अब क्या होगा तेरा? तभी वहाँ पर प्रीति की बड़ी भाभी पारुल आ जाती है। वह प्रीति से उसकी परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन वह तो अपनी भाभी से सीधे मुंह बात ही नहीं किया करती थी। पुष्पा की तरह प्रीति भी पारुल को पसंद नहीं किया करती थी। आप मेरे हर काम में टांग मत अड़ाया करो। वो देखिए, मम्मी आपको बुला रही है, जाके उनकी मदद करो। ज्यादा काम चोरी मत करो, बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। प्रीति और उसकी माँ हमेशा ही ऐसे ही जवाब दिया करती थी, इसलिए बेचारी को तो आदत ही पड़ गई थी हमेशा डांट फटकार सुनने की। वह भी मजबूर थी, क्योंकि अगर वह ये सब ना सहती तो कहाँ जाती। दूसरी ओर शंकर सेठी बार बार यही सोच रहे थे कि अचानक से उसकी बीवी का मन कैसे बदल गया। उस रात तो वो कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पर रकुल भी था। लेकिन अगले दिन रकुल के ऑफिस चले जाने के बाद पुष्पा से उनके मन बदल जाने का कारण पूछते हैं। क्या बात है पुष्पा, इतनी जल्दी मान गई तुम तो? मैं कोई बदली नहीं हूँ, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने भी इन दोनों को अलग ना किया ना, तो मेरा नाम भी पुष्पा नहीं, समझे जी आप? अब देखो क्या होता है आगे आगे। अरे माँ, ज्यादा गुस्सा मत करिए, नहीं तो आरती भाभी सुन लेंगी। वो अभी वे मंदिर गई हैं, अगर अचानक से आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे सुन लेगी तो क्या कर लेगी, मैं डरती हूँ क्या इससे? मैं इस आरती का जीना मुश्किल कर दूंगी, देख लेना तुम लोग। तभी उस कमरे में पारुल वहाँ पर चाय लेकर आ जाती है और वह उन सबकी बातें सुन लेती है, लेकिन उस बेचारी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे सारी बातें जाकर आरती को बता दे। तो उसे देखकर पुष्पा मुंह टेढ़ा करती है। लो आ गई मनहूस, यह जहाँ पर भी आती है बस समझ लो वहाँ कोई काम बिगड़ ही जाता है। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या देखकर शादी की इससे, फूडी कौड़ी तक तो लाई नहीं इस घर में और यहाँ की बड़ी जासूस बनती है। हाँ। नहीं माँ जी, मैं जासूसी नहीं कर रही हूँ। आपको हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं आपकी जासूसी करती हूँ? देखिए जी, आजकल तो यह जुबान भी खोलने लगी है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे सवाल कर रही है। तुझे तो आज छोड़ूंगी नहीं मैं,
अजी जाइए और जल्दी से अपनी बेल्ट लाइए, अभी बताती हूँ इस कामचोर को। प्रीति जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है ताकि आरती अगर आए भी तो यह सब ना देख पाए। शंकर सेठ ही जल्दी से अपनी पैंट की बेल्ट निकालता है और अपनी पत्नी के हाथ में थमा देता है। बेरहम पुष्पा अपनी बड़ी बहू को उसी बेल्ट से पीटने लग जाती है और बेचारी पारुल दर्द में करहा रही होती है। यह पहली बार नहीं था जब पारुल के साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ तो कई बार पुष्पा ऐसा कर चुकी थी। मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। तूने मेरा जीना हराम कर रखा है और तू बोल रही है कि तुझे छोड़ दूं मैं? वैसे भी तू कम थी जो एक और बवाल रकुल घर में उठा लाया है। तुम दोनों ज्यादा बकबक करोगी ना तो दोनों को नहीं छोड़ूंगी। भले ही तन्मय ने पारुल के साथ लव मैरिज कर ली थी, लेकिन वह शादी के बाद थोड़ा बदल गया था। वह तो सिर्फ अपनी माँ की ही सुनने लगा था और यही कारण था कि पारुल को अपने ससुराल में इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था। साथ ही साथ क्योंकि वह विदेश में काम करता था, इसलिए छुट्टी न मिलने के कारण वह अपने छोटे भाई की शादी में नहीं आ पाया। तो घर में इतना सारा ड्रामा हो रहा था। बेचारी आरती इन सब बातों से अनजान मंदिर में पूजा कर रही थी। थोड़ी देर में जब वह पूजा कर लेती है तो वह मंदिर से निकल जाती है और घर वापस आ जाती है। जब घर में आती है तो देखती है वहाँ पर पारुल नहीं थी। जेठानी जी कहाँ गई? अभी तो यही किचन में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो आरती? तुम्हें क्या कोई काम नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस जेठानी जी को देख रही थी, वो दिखाई नहीं दे रही मुझे। क्यों, उसके बिना तुम्हारा खाना पचता नहीं है क्या? चलो जल्दी से सारा काम करो। देखो किचन में कितना सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी करो। जी माँ जी, आप जैसा कहें कर रही हूँ। आरती की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम पर लग जाती है। तो जब शाम होती है तो उसकी जेठानी खाना खाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है और जब वह उसकी हालत देखती है तो एकदम चौंक जाती है कि पुष्पा ने राहुल और आरती को अपना लिया है और अपने घर में रहने की इजाजत भी दे दी है। साथ ही साथ पुष्पा के मन में कुछ और ही चल रहा था और वह ठान लेती है कि वह आरती को परेशान करके ही दम लेगी। और आपने यह भी देखा कि पुष्पा किस तरीके से पारुल पर अत्याचार किया करती थी। तो क्या आरती को यह सब पता लगने वाला था? ये जानेंगे हम इस एपिसोड में। देखते रहिए कन्यादान एपिसोड 3। तो पारुल को देखकर आरती को समझ नहीं आ रहा था। वह तो पहले एकदम तंदुरुस्त थी और अचानक से उसने इतनी चोट कहाँ से आ गई। और वह जब पारुल से उस चोट के बारे में पूछती है तो पारुल काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। भाभी क्या हुआ आपको? ये चोटें कैसी लगी? नहीं कुछ नहीं आरती, ये बस यूं ही मतलब क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? बताइए क्या बात है? आरती कुछ भी नहीं है ऐसा, चल काम भी करना है। भले ही पारुल उससे जितना भी मना कर रही थी, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा शक हो ही जाता है। लेकिन वह भी अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी। तभी आरती को राहुल का फोन आता है और वह थोड़ा अच्छा फील करने लगती है। वह भगवान से शुक्र मनाती है कि उसका पति बहुत अच्छा है, क्योंकि आरती ने बिना बताए शादी की थी, इसलिए उसके मामा भी उससे थोड़ा गुस्सा हो गए थे। वामिका और उसकी माँ ने उसके मामा को भी बहुत भड़काया भी था। तो वामिका अपने मामा जी को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसके मामा उसका फोन नहीं उठा रहे थे। जो भी हो, वो अपनी भांजी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका गुस्सा कुछ ही दिन का था। उस समय उनके घर से कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा था, तो वह बेचारी काफी दुखी हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर कर्मावती और वामिका घूमने के लिए दार्जिलिंग गए हुए हैं, जहां एक और आरती के घर में इतना ड्रामा हो रहा है, वहीं दोनों माँ बेटी बिना किसी की चिंता के घूम रही थी। उन दोनों को तो आरती के जीवन में क्या हो रहा है, इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। 2 दिन से वे दार्जिलिंग में ही घूम रहे थे और जब पुष्पा ने उनको आरती को ले जाने के लिए बुलाया था तो वे लोग उसे लेने भी नहीं आए थे। बस मम्मी, आरती दीदी के हिस्से की भी जमीन मेरे नाम हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, अब तो हो जाएगी, अब उसे बेदखल करवाना है। बहुत अच्छा है। अब आप ही बताइए, 60 लाख की प्रॉपर्टी में ऐसे कैसे छोड़ दूं? वैसे मम्मी, उस वकील ने बताया हो जाएगा ना काम? हो तो जाना चाहिए बेटा। रुक, अच्छा उस वकील को कॉल करती हूँ, अभी देखते हैं क्या कहता है वो कमबख्त। कर्मावती वकील को फोन लगाती है और उसे आरती के हिस्से की प्रॉपर्टी के बारे में पूछती है। दरअसल दोनों काफी चालाक थे। आरती की शादी के बाद उन दोनों ने उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए एक वकील को हायर किया था, लेकिन इसकी चाल काम नहीं आती है। देखिए कर्मावती जी, आप आरती के हिस्से की जमीन को ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। आपको बकायदा आरती के सिग्नेचर चाहिए कागजात पर, तभी हो पाएगा मैडम।
लेकिन वकील जी, आप तो कह रहे थे कि आपके पास कोई जुगाड़ है जिससे ये काम हो जाएगा। अरे मैडम क्या बताएं, आजकल ये सब काम इतना आसान नहीं होता। हम सोचे तो थे जुगाड़ करने का, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। माफ कीजिएगा कर्मावती जी। दोनों को लगा था कि उन्हें बड़ी आसानी से आरती की जमीन मिल जाएगी, लेकिन जब वह वकील की बात सुनते हैं तो एकदम बौखला जाते हैं। वामिका और कर्मावती दोनों ही बहुत चालाक थे। दरअसल आरती के पिता ने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में आरती और वामिका को बांट दिया था, क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ ये दोनों ही लड़कियां थी। आरती के पिता वामिका को भी अपनी बेटी समान ही मानते थे, इसलिए उन्होंने वामिका को भी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दिया था। लेकिन वामिका बहुत चालाक थी और उसे आरती के हिस्से की भी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो 3 दिन बाद जब वे लोग दार्जिलिंग से वापस आ रहे होते हैं, उस समय वामिका के मोबाइल पर आरती की कॉल्स आती हैं। वह देखती है कि आरती की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। साथ ही साथ उसने कुछ मैसेजेस भी किए थे। मम्मी, आरती दीदी के मैसेज आए हैं। अरे इस कलमोही से न जाने कब छुटकारा मिलेगा। हमने सोचा कि चलो शादी हो गई, छुटकारा मिल गया, लेकिन अब तो प्रॉपर्टी के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि जल्दी कैसे साइन लिए जाएं। मम्मी देखो, ये बहुत अच्छा मौका है दीदी का दिल जीतने का। हम दोनों जाकर दीदी के ससुराल वालों के खिलाफ उनके कान भर देंगे। और वैसे भी आरती की सास उसे पसंद कहाँ ही करती है। हाँ, जा तो सकते हैं, पर कहेंगे क्या? पहले हम दर्दी दिखाएंगे, फिर साइन करवा लेंगे, सिंपल। और इसके बाद आरती दीदी का मुंह कभी नहीं देखेंगे। क्यों, है ना आपकी बेटी स्मार्ट? कैसा लगा मेरा प्लान? तो सही कहती है वामिका, वरना इस आरती की हमें क्या पड़ी है। मरे चाहे जिए, हमें क्या। हमें तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए वहाँ जाकर थोड़ा ड्रामा तो करना ही होगा। लेकिन हमें ये काम थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर आरती ने अपने हिस्से की जमीन को बेचकर अपने पति या सास को देने का सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। सही कहती है तू, बस घर जाकर पहला काम यही करना है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बड़ा चला राहुल और कुल आरती से शादी करने। मैं भी देखती हूँ कितना खुश रहते हैं ये दोनों। हाँ, मुझे ठुकराने का अंजाम राहुल को तो झेलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आरती के घर में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा था। अब आरती की सासू माँ पारुल को उसके सामने भी डांटने लगी थी। उसे अब समझ में आने लगा था कि सासू माँ पारुल पर अत्याचार करती थी, लेकिन बेचारी वह कभी भी कुछ भी नहीं बोली। तो अगले दिन संडे था और घर में सभी लोग मौजूद थे। तो उस दिन आरती पारुल के साथ मिलकर किचन में अपनी सासू माँ, ननद और ससुर को खुश करने के लिए बहुत सारे पकवान पकाती है। पकवान में उसने समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ, पूरी और सब्जी बनाई थी। उसे तो इस बात की उम्मीद थी कि शायद उसके ससुराल वाले खुश हो जाएं, लेकिन यहाँ तो चाल उल्टी ही थी। तो वह ट्रे और थाली में सारा खाना बहुत बढ़िया तरीके से सजा कर रखती है और हॉल रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। ओहो आरती, क्या बात है, आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं आपने। लाओ लाओ, जल्दी लाओ, मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगा। ये है सब क्या बना कर लाई हो? इतना बनाने की क्या जरूरत थी? जी, आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बना दूं आप सभी के लिए। खाइए माँ जी, मैंने और पारुल भाभी ने बनाया है। मैं रोज जिम जाती हूँ भाभी, और मैं ये सब तली भुनी चीजें नहीं खाती हूँ। आई एम सॉरी। मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया है। मुझे ये सब नहीं पचता। लेकिन ननद जी, ससुर जी, एक बार चख कर तो देखिए, मैंने आप सबके लिए बनाया है ये सब। पुष्पा गुस्से में पारुल को आंख दिखाती है। अरे जब कह रही है ना कि उन्हें नहीं खाना, तो आप दोनों हाथ धोकर उनके पीछे क्यों पड़ गई हो? जबरदस्ती करोगी क्या? अरे आरती, ये सब खाना बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। खामखा सारा सामान बर्बाद कर दिया। प्रीति और उसके पापा तो खाएंगे नहीं, बचे हम लोग। हम सबको ही अभी ये सारा खाना खत्म करना होगा। बेचारी आरती उस समय छोटा सा मुंह लेकर रह जाती है, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था और उसके साथ हो कुछ और ही गया। आरती को दुखी देखकर पारुल उसे समझाने की कोशिश करती है और आरती हिम्मत नहीं हारती। वह हिम्मत इसलिए भी नहीं हार रही थी क्योंकि उसे पारुल के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वह सोचती है कि पारुल ने इतना सब कुछ अपनी जिंदगी में सहा है और उसके मुकाबले तो उसने कुछ भी नहीं सहा। इसके साथ वह पूरी कोशिश में लग जाती है अपने ससुराल वालों को दिल जीतने की। तो अगली सुबह आरती अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाती है। दरअसल पुष्पा को डायबिटीज थी, इसलिए वह अपने खाने में शक्कर कम ही लेती थी, मगर उस दिन आरती गलती से चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल देती है। वह उस चाय को लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है और जब वह चाय पीती है तो एकदम आग बबूला हो जाती है। तू चाहती है मैं इतनी मीठी चाय पीकर मर जाऊं? मारना चाहती है क्या तू मुझे? अरे ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। ज्यादा जुबान मत चला,
मुझे नहीं चाहिए, ये ले तू ही पी ले जाए। और वह गुस्से में गरम गरम चाय आरती के ऊपर फेंक देती है। और तभी उस समय कर्मावती और वामिका भी वहाँ पर आ जाते हैं और पुष्पा की यह हरकत देख लेते हैं। आरती के चीखने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? धमान जी कहाँ है? आरती की मामी और उनकी लड़की किस तरीके से आरती के हिस्से की प्रॉपर्टी को हथियाने का प्लान बना रही हैं। उन दोनों को आरती से कोई मतलब नहीं था। उन्हें अगर मतलब था तो सिर्फ उसके पैसे से, और इसलिए वे लोग आरती की ससुराल जाने की सोचते हैं। दोनों लोग आरती के ससुराल जाती हैं तो देखती हैं कि वहां तो एकदम तूफान मचा हुआ है। अब आगे पुष्पा ने अपनी बहू के ऊपर चाय उड़ेल दी थी और यह सब कर्मावती और वामिका ने दरवाजे से देख लिया था, क्योंकि आरती और उसकी सास उस वक्त हॉल रूम में थे और वहां पर क्या चल रहा था यह साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो वहीं आरती का बायां हाथ जल गया था और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर आरती के ससुर और उसकी जेठानी पारुल यह सब देखने के लिए चले आते हैं। तो पारुल जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आती है और उसके हाथ पर गिरा देती है। ठंडे पानी से उसका हाथ धो देने के बाद पारुल उसके हाथ में दवाई लगा देती है। अरे मेरी बिटिया को ये क्या हो गया? ये क्या तरीका है व्यवहार करने का? जल्दी दवाई लगा बेटा, थोड़ा आराम तो लग रहा है ना बेटा? जी माँ, अभी थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वाह आंटी जी वाह, क्या बात है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करने में? देखिए दीदी की हालत क्या कर दी आपने। आपकी भी तो बेटी है, कुछ तो सोचते। अरे शर्म की बात तुम लोग मत ही करो, जिसने खुद ही किसी और को धोखा दिया हो। अरे तुम लोगों ने तो हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। हमने कब धोखा दिया? धोखा तो आपने दिया। आए थे वामिका के लिए और मेरी भोली सी भांजी आरती को फंसा लिया। तुम लोगों ने मिलकर ही मेरे बेटे को फंसाया है, समझे? एक तो इस अनाथ लड़की को हमारे गले बांध दिया और हमारे घर में ही आकर ड्रामा कर रही हो। तुम लोगों को पता भी है कि हमारे मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती हो गई है। वाह क्या बात है, उल्टा तीर हमारे पर ही फेंक रही हैं आप। अरे आरती दीदी को कुछ बोलने से पहले जरा अपने बेटे को भी देखिए, सारी गलती उसकी है, सिर्फ आरती दीदी की ही है क्या? अरे ये लोग तो दहेज चाहते होंगे, दहेज, तभी तो इतना ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, सब समझ में आ रहा है। अरे हम लोगों को बुरा कहने से पहले जरा अपने को भी देख लो। अरे दहेज के पैसे बचाने के लिए ही तो तुमने अपनी भांजी को रकुल से शादी करने दिया, उसे मंदिर में भेज दिया ताकि एक पैसा भी न लगे। अरे थू है तुम लोगों पर, कौन सा तेरी अनाथ भांजी से शादी करके हमें करोड़ों मिलने वाले थे, बोलो। बेचारी आरती के मन में क्या गुजर रही होगी उस वक्त जब उसने अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। वह तो बस उन दोनों की लड़ाई सुनती जा रही थी और आंखों में आंसू लेकर बैठ जाती है। बस, अब बस, तुम लोगों का बहुत नाटक हो गया, अब चलो निकलो यहाँ से। अभी रकुल घर पे नहीं है तो अपनी भांजी को भी यहाँ से लेकर चला जा। हो, अरे जरा हाथ तो लगाकर दिखाओ मेरी बेटी को। डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगेगा तुम माँ और बेटे के ऊपर, समझे? तो इसलिए आरती को घर से निकालने की सोचना भी मत, समझ गए? अच्छा तो ये बात है, यह सब तुम लोगों का पहले से ही प्लान है ना? तुम सब के सब फ्रॉड हो, फ्रॉड, पूरी प्लानिंग के साथ शादी करवाई है। माँ कुछ करिए, नहीं तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे तो बहुत बदनामी होगी। माँ जी प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। पुष्पा बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह पारुल की बिल्कुल भी नहीं सुनती और आरती को अपनी माँ और बहन के साथ घर छोड़ जाने के लिए बोलती है। और जब वे लोग नहीं मानती तो पुष्पा वामिका का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के बाहर कर देती है, लेकिन वह जबरदस्ती फिर से घर के अंदर आ जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया, अभी बुलाती हूँ पुलिस को, आप देखना आप। बेचारी आरती तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, वो तो उल्टा अपनी सास से ही माफी मांगी जा रही थी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। अरे बेटी इनसे क्या माफी मांगती है तू चिंता मत कर, अभी पुलिस आएगी और इन्हें सबक सिखाएगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन तुझे इस घर से बाहर निकालता है। आरती अपनी माँ और बहन को बहुत समझाती है कि वे लोग ऐसा तमाशा ना करें, लेकिन वे लोग कहाँ सुनने वाले थे, बल्कि तमाशा इतना बड़ा हो जाता है कि मोहल्ले वाले फिर से उनके घर की लड़ाई देखने लगते हैं। अरे इस मनोज से क्या शादी कर ली, हमारी तो जिंदगी ही नरक बन गई है।
इन लोगों की वजह से मोहल्ले वालों के सामने हमारा तो आज मजाक बन गया है। हे भगवान, कैसी बहू दी तूने मुझे, छी, लानत है। पुष्पा की पड़ोसी ने रकुल को फोन करके बता दिया था कि उसके घर में बहुत ड्रामा चल रहा है, इसलिए रकुल तुरंत ऑफिस से घर आ जाता है। रकुल अपनी पत्नी का ही साथ देता है और उसकी चोट को देखकर काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वामिका पुलिस को रकुल और पुष्पा के बारे में सब कुछ बता देती है। पुष्पा जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बल्कि ये दोनों औरतें कब से मेरे घर में ड्रामा कर रही हैं। ये दोनों एकदम पागल हैं, पागल। आप लोग इनकी बातों पर यकीन मत करिए, इन्हें लेकर जाइए यहाँ से। जहाँ वामिका पुष्पा के परिवार को जेल भिजवाने में लगी थी, वहीं आरती उनका साथ दे रही थी। बेचारी आरती के साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वह पुष्पा का साथ दे रही। आरती फिर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है कि उनके परिवार को छोड़ दिया जाए। साथ ही साथ वह वामिका और अपनी सौतेली माँ को भी समझाती है कि वे लोग ऐसा ना करें, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए माँ, ये मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल वालों को हक है मुझे डांटने का। आपने मेरी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरे ससुराल में किसी को भी प्लीज जेल मत भेजिए, नहीं तो उनकी बहुत बदनामी होगी और मेरी भी। उसके द्वारा बहुत विनती करने के बाद वामिका और कर्मावती मान जाते हैं और कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं। ठीक है, ये आप सभी के घर का मामला है। अगर आप लोग आराम से बैठकर आपस में सुलझा लेते हैं तो और भी अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई शिकायत नहीं करनी। लेकिन पुष्पा जी, अगर आज के बाद कोई भी कंप्लेन आपके और आपके परिवार के खिलाफ आई तो हमें मजबूरन आपको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा पूछताछ के लिए। अब आप चाहे इसे वार्निंग समझे या सुझाव। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद वामिका और उसकी माँ पुष्पा और रकुल को धमकी देकर आरती के ससुराल से चले जाते हैं। पुष्पा भी अब थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगता है कि अगर उसने आरती को घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो और उसका परिवार सलाखों के पीछे दिखाई देगा और ना चाहते हुए भी उसे मजबूर होकर आखिर आरती को अपने घर में रखना पड़ता है। लेकिन वह भी कम चालाक नहीं थी। वह भी मन में ठान लेती है कि वह आरती का जीना मुश्किल करके ही रहेगी, ताकि वह खुद ही रकुल को तलाक दे दे और इस घर से चली जाए। कुछ घंटों बाद प्रीति भी घर में आ जाती है और उसकी माँ उसे सुबह की सारी बातें बताती है। माँ, ये आरती भाभी का परिवार तो एकदम घटिया निकले। हम लोग तो बहुत बुरा फंस गए हैं। अब क्या होगा, कैसे निकले इस मुसीबत से? तू चिंता मत कर बेटा, ये लोग नहीं जानते हैं कि हम कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तू फिक्र मत कर, कुछ तय करेंगे। वामिका और उसकी माँ भी काफी चालाक थी। वे किसी भी सूरत में आरती की शादी को टूटने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर उसकी शादी टूट गई तो हो सकता है कि शायद आरती अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर अलग रहने लगे। यानी कि वे दोनों बस अपने ही बारे में सोच रहे थे और यह चाह रहे थे कि आरती हमेशा अपने ससुराल में ही रहे। तुम देखना माँ, दीदी के ससुराल वाले आरती दीदी को घर के बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। देखा नहीं कैसे डर गए थे एकदम आज। मजा आया मेरे को तो। वहीं दूसरी ओर आरती उस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी। बेचारा रकुल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न दे। बेचारी आरती का बायां हाथ जला हुआ था, तब भी वह किचन में पारुल की मदद करने के लिए चली जाती है। वह उसे बहुत मना करती है, लेकिन वह नहीं मानती। तो दूसरी ओर प्रीति आज बहुत देर से कमरे में ही थी। वह बहुत देर से किसी से फोन पर बात कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और उसने खाना भी नहीं खाया था। तो आरती प्रीति के लिए खाना लेकर उसके कमरे के अंदर जाने वाली होती ही है कि वह प्रीति के रोने की आवाज सुनती है। उसे किसी की बात चुपके से सुनना पसंद तो नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद प्रीति किसी परेशानी में है, इसलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुनने लगती है और बहुत हैरान परेशान हो जाती है। तो कि वामिका और कर्मावती किसी न किसी तरीके से आरती के ससुराल वालों से लड़ाई कर रही थी। उन लोगों के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को बुलाना पड़ गया था। साथ ही साथ आपने देखा कि प्रीति जब किसी से फोन पे बात कर रही थी तो वे काफी दुखी लग रही थी और आरती ने उसकी परेशानी का कारण जानने के लिए उसकी बातें चुपचाप सुनी थी। अब आगे आरती चुपचाप अपनी ननद प्रीति की बातें दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। प्रीति बहुत परेशान लग रही थी। आरती को तो पहले से ही शक था कि प्रीति किसी मुसीबत में है और आज का उसका शक यकीन में बदल चुका था। दरअसल प्रीति की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी और वो कुछ पैसों की मांग कर रहा था।
मैं इतने पैसे नहीं ला सकती। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वह सिर्फ पैसों की मांग नहीं कर रहा था, बल्कि वह प्रीति से बार बार किसी वीडियो क्लिप की बात कर रहा था। अब आरती यहाँ काफी घबरा जाती है। मैं तुम्हें कोई वीडियो नहीं भेजने वाली, समझे? तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उस समय प्रीति बहुत रो रही थी, इसलिए आरती उससे कुछ नहीं बोलती है और आरती वापस चली जाती है। और वह सोचती है कि वह प्रीति से रात में उस वक्त बात करेगी जब रात में सभी लोग सो चुके होंगे। थोड़ी देर बाद आरती प्रीति के कमरे के अंदर जाती है और उसे खाना दे देती है। प्रीति थोड़ी परेशान थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बोलती। तो तभी उसकी सासू माँ उसे जोर से आवाज लगाती हैं और उसे किचन में बुलाती हैं। दरअसल उस दिन पुष्पा ने आरती की गोभी की सब्जी बनाने के लिए कहा था, लेकिन वह यह बात भूल गई थी और उसने भिंडी की सब्जी बना दी थी। बस इसी बात पर पुष्पा दोनों बहुओं के ऊपर बरस पड़ी थी। एक कामचोर की क्या कमी थी हमारे घर में, जो दूसरी भी आ गई है। एक तो तेरी मामी इतना ड्रामा करके गई है मेरे घर से, और एक तू है कि जो बात मैं बोलती हूँ मानती ही नहीं है। पर मैंने क्या किया माँ जी? भिंडी क्यों बनाई? तुझे कहा था ना गोभी बनानी है। तू क्या दहेज में पैसे लाई थी जो इतनी महंगी सब्जी बना दी? ऐसा नहीं है माँ जी, मैं भूल गई थी। ना ही तेरी मामी ने तेरा कन्यादान किया और ना ही मुझे एक फूटी कौड़ी दी, तब भी तेरे भाव कम नहीं हो रहे। तभी वहाँ पर रकुल आ जाता है और बोलता है, क्या माँ, आप उसे जरा जरा सी बात के लिए क्यों डांटती रहती हैं? और ये क्या बार बार दहेज दहेज लगा रखा है आपने? हाँ, तू भी ले ले इसकी साइड। मैं तो तेरी जैसे कुछ लगती ही नहीं हूँ ना। हाँ, मुझे नहीं खाना आज। तुम सब खाओ और खुश रहो, मैं तो जा रही हूँ। बेचारी आरती और पारुल काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी सास को बार बार खाना खाने के लिए बोलती हैं, लेकिन वह नहीं मानती और अपने कमरे में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अपनी माँ की यह सब हरकतें देखकर रकुल भी काफी परेशान था। वहीं दूसरी ओर उसके पापा भी अपनी पत्नी का ही साथ देते थे। वह भी उस दिन गुस्से में खाना नहीं खाते। आरती के घर में अब यह सब तो रोज का ड्रामा हो गया था। वे लोग भी बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो थोड़ी देर बाद रात के 1 बज जाते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। तभी आरती मौका पाकर प्रीति के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। प्रीति डर जाती है और उठकर दरवाजे पर जाती है। कौन है? मैं हूँ प्रीति। आरती। प्रीति दरवाजा खोलती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त आधी रात में? प्रीति देखो, तुम चाहे मुझे पसंद करो या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। आखिर तुम मेरे पति की बहन हो। हाँ तो और कुछ कहना है? हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो। इतने में ही प्रीति रोने लग जाती है। आरती दरवाजा बंद करती है और उसे बेड पर बिठाती है और चुप करवाती है। आरती उसे प्यार से बात करती है ताकि प्रीति उसको सारी सच्चाई बता दे, लेकिन प्रीति पहले अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा करती है कि उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। देखो प्रीति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे गैर मत समझो। तुम इतनी परेशान हो और मैं तुम्हें इतना परेशान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। जो भी बात है अपनी भाभी को बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर आरती के कई बार समझाने के बाद प्रीति मान ही जाती है और वह उससे सच्चाई बता ही देती है। भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ जिससे निकलना नामुमकिन है। दरअसल भाभी, यह सब मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं प्रीति, हो जाती है गलती। क्या हुआ था बताओ? मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे आसानी से पैसे कमाने का एक रास्ता बताया था और मैं भी बेवकूफ थी जो उसकी बात मान बैठी। उसने मुझे कई आदमियों से मिलाया जो बहुत ही अमीर थे और वो लोग एक रात गुजारने के लिए बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार थे। क्या? बस भाभी, पैसों के लालच में मैंने भी यही काम शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन एक आदमी ने मेरा वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अभी तक वह आदमी मुझसे करीब 3 लाख ले चुका है और अभी भी मुझसे वह 2 लाख रुपए और मांग रहा है। तो तुमने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? अब आप ही बताइए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊं? और कल तो हद ही हो गई। उसने बोला कि अगर मैं उसके पैसे ना चुका पाऊं तो मुझे उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। प्रीति की यह सब बातें सुनकर आरती एकदम शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि प्रीति तो एकदम दलदल में फंस चुकी थी जिससे निकलना कोई आसान बात नहीं थी। देखिए ननद जी, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। गलती तो आपने की है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको अपनी गलती का पछतावा तो हो रहा है। हाँ भाभी, बहुत ज्यादा। मैं फंस गई हूँ। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तो उपाय होगा, कुछ सोचते हैं।
आरती थोड़ा सोचती है और एक प्लान बनाती है। देखिए ननद जी, अगर हमें उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उसे जेल भिजवाने में आसानी रहेगी, लेकिन सबसे पहले हमें उस वीडियो क्लिप को उसके मोबाइल से खत्म करना होगा। पर ये सब करेंगे कैसे? तुम उस आदमी को फोन करके कह दो कि तुम उससे कल मून ब्रिज होटल में मिलने आ रही हो और कल मैं जाऊंगी तुम्हारे कपड़े पहनकर। तुम रूम के बाहर चुपके से खड़ी रहना, मैं कमरे का दरवाजा लॉक नहीं करूंगी। लेकिन भाभी ये रिस्की हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरे होटल रूम के अंदर जाने के 30 मिनट बाद तुम पुलिस को कॉल कर देना, ठीक है? हम उस आदमी से पहले होटल पहुंच जाएंगे और उसे फंसाकर उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे और जल्दी से वो वीडियो क्लिप उससे छीन लेंगे। लेकिन भाभी सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या किया करती थी। देखो प्रीति, तुमने एक गलती की है और तुम्हारी गलती सबके सामने एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह सब बातें किसी को भी पता ना चल पाए। हम पुलिस से गुजारिश करेंगे। ठीक है भाभी। अगर हम पुलिस वालों के पास उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत ले भी जाएं, तो वह जरूर छानबीन करेगी, जिससे घर वालों को तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अब यह सोचिए कि अगर उसने वीडियो वायरल कर दी तो आपकी पूरी दुनिया के सामने बदनामी हो जाएगी। नहीं, ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हाँ, ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए बेहतर यह होगा कि अभी सारा मामला सुलझा लिया जाए। इस समस्या से निपटने के लिए आपको काफी मजबूत होना होगा ननद जी। आरती प्रीति को बहुत समझाती है और प्रीति आखिरकार अपनी भाभी की बात मान ही लेती है और अगले दिन दोनों अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रीति उस आदमी को कॉल करके होटल में आने को कहती है। वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों ये सब बातें अभी घर वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वह दोनों उनको बता देते हैं तो वह लोग आरती को होटल में जाने के लिए रोक लेंगे। दोनों मौका देखकर घर से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वामिका एक लड़के के साथ डेट पर गई हुई है, जिसका नाम अभिनव है। दरअसल वामिका एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसी ब्यूटी पार्लर के सामने वाला मोबाइल शॉप अभिनव का था। अभिनव देखने में काफी सुंदर, गोरा चिट्टा और लंबा था। वामिका तो एक ही नजर में उसे पसंद कर लिया था और उसकी दीवानी हो गई थी। अभिनव के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और अकेले ही वह इस बिजनेस को संभाल रहा था। अभिनव सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि वह काफी मेहनती था और यही बात वामिका को बहुत ज्यादा पसंद थी। अभिनव, बस एक बार आरती दीदी के पैसे हमारे हो जाएं, फिर कोई भी टेंशन नहीं होगी। हम लोग सब कुछ बेचकर यहाँ से चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं तो बहुत दिन से एक्साइटेड हूँ वामिका, बस जल्दी से वो दिन आ जाए। हाँ, मजा ही आ जाएगा। हाँ वही तो, बस मैं मौका ढूंढ रही हूँ आरती दीदी से साइन लेने का उस पेपर पर। मैं सोच रही हूँ परसों उनके घर जाऊँ। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वामिका ने अभिनव के साथ एक बड़ा प्लान बनाया था और वह प्लान यह था कि आरती की जमीन कैसे भी करके उसके नाम हो जाए, तो वो लोग यहाँ से सब कुछ बेच बाच कर किसी दूसरे शहर पर चले जाएं और वहाँ पर वे लोग नया बिजनेस शुरू करें। पहले तो वामिका आरती को फोन भी नहीं करती थी, लेकिन जब से उसे उस जमीन के बारे में पता चला है तो वह उसे रोज फोन किया करती है और उससे उसका हालचाल लिया करती है। दूसरी तरफ आरती और प्रीति होटल में पहुँच जाती है। आरती ने प्रीति के कपड़े पहने हुए थे। प्रीति होटल से बाहर चली जाती है और आरती कमरे में ही होती है। तभी वो आदमी आता है जो प्रीति को ब्लैकमेल कर रहा था। वह पीछे से देखकर आरती को प्रीति ही समझता है। वो कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। आरती घबरा जाती है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला था? क्या प्रीति और आरती अपने प्लान में सफल हो पाएंगे? उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी है और आरती उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसने एक अच्छा सा प्लान भी बना लिया है और आरती उस अनजान आदमी के साथ होटल के कमरे में थी। अब देखना यह है कि क्या उसका ये प्लान सफल होगा। जाने मन क्या लग रही हो, बस तुम चिंता मत करो, एक रात की ही तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। और इतना कहकर वह उस औरत को छूने लगता है। वह आरती की कमर पर हाथ लगाने ही वाला होता है, लेकिन आरती वहाँ से 2 कदम आगे हो जाती है। तभी आरती अपने कॉलेज की दोस्त पृथ्वी सक्सेना, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसे कॉल करके सारी बात बताती है। आरती, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ननद के बारे में किसी को भी कोई सच्चाई नहीं पता चलेगी। ओहो, और कितना तड़पाओगी जाने मन, बाहर आओ जल्दी। वीडियो? अरे ले लेना, पहले मुझे वो करने दो जो मैं यहाँ पर करने आया हूँ। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ प्रीति, अब आ भी जाओ बाहों में। कितना तड़पाओगी, बाहर आ रही हो या तोड़ूं दरवाजा? वह दरवाजे को धक्का देने लगता है। प्रीति बहुत हो गया, आ रही हो या तुम्हारी वीडियो भेज दूं सभी को? तभी धक्का देते देते बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। कौन हो तुम? मैं प्रीति की भाभी हूँ,
तुम उसे फंसाना चाहते थे और मैं तुम्हें। चलो प्रीति नहीं तो तुम सही, खूबसूरत तो तुम भी बहुत हो। छोड़ मुझे, छोड़। तभी कमरे का दरवाजा खटकता है और आरती जल्दी से दरवाजा खोलती है। पृथ्वी अपनी पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। प्रीति भी आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब बचाइए मुझे, ये औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तूने क्या किया है और क्या नहीं किया हमें सब पता है। तेरी सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। तो इसके बाद इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेते हैं, जिससे प्रीति को बड़ी राहत की सांस मिलती है। अपनी भाभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और उनसे माफी मांगती है। लेकिन उस दिन उन्हें पुलिस स्टेशन जाना होता है और उसकी शिकायत करनी होती है, इसलिए उन्हें घर आने में देर हो जाती है। कहाँ गई थी तू मेरी बेटी को लेकर? माँ जी मैं। जो बिल्कुल। पापा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों को कोई जरूरी काम हो। रात के 10 बज चुके हैं और इसे क्या काम हो सकता है इतनी रात? जल्दी बता, नहीं तो तेरा बुरा हाल करूंगी मैं। आरती और प्रीति दोनों सच्चाई बताने से घबराते हैं, इसलिए दोनों कुछ भी नहीं बोलते। पुष्पा गुस्से में आरती को थप्पड़ मारती है और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगती है। मर जा जाकी बच्चलन, मेरी बेटी को भी बिगाड़ देगी। माँ होश में आइए। माँ जी। जब पारुल बीच में बोलने की कोशिश करती है तो पुष्पा उसे भी थप्पड़ लगा देती है। ड्रामा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रीति को ना चाहते हुए भी बात बतानी पड़ती है। माँ भी क्या करने जा रही है? आपको पता भी है कि भाभी की वजह से ही मेरी जान बची है। मैं तो आत्महत्या करने वाली थी। क्या मतलब है तेरा? मुझे एक आदमी ने फंसा लिया था और वह मेरे साथ गलत करना चाहता था, लेकिन भाभी ने मेरी मदद करी, वो भी खुद को परेशानी में डालकर। तो तुमने बताया क्यों नहीं पहले? मैं डर गई थी तो भाभी ने मदद की। अब आप ही बताइए माँ कि आप कैसे इन देवी समान भाभी को घर से ऐसे धक्का मार के निकाल सकती हैं। और इसके बाद प्रीति अपने माता पिता को बहुत समझाती है और उन्हें बताती है कि आरती ने किस तरीके से उसे उस आदमी से बचाया। यह सब सुनने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों आरती से माफी मांगते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तूने हमारी लाज रख ली। माँ जी, प्रीति मेरी बहन जैसी है और वैसे भी मैंने उसकी जिंदगी बचाकर अपना फर्ज ही अदा किया है। तो इसके बाद सभी लोग आरती से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि आरती जैसी बहू बहुत किस्मत वालों को ही मिलती है। वह यह सारी बातें अपने मामा को बताती है और उसके मामा बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ दिन बाद एक दिन आरती की मामी अचानक से आरती को कॉल करती हैं। बेटा सब कुछ गड़बड़ हो गया है, अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। क्या हुआ मामी? बेटा वामिका एकदम पागल हो गई है। उसे उसके बॉयफ्रेंड अभिनव ने धोखा दे दिया है। वो लड़का एक क्रिमिनल है और जिस दुकान में काम कर रहा था वह उसकी दुकान नहीं थी, बल्कि उसने उस दुकान के मालिक को मारकर उस दुकान को अपने नाम कर लिया था। लेकिन मामी, वामिका ने तो कुछ भी बताया ही नहीं। और तो और उस अभिनव ने धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी पर सिग्नेचर लेकर सब बेच बाच कर फरार हो गया है। आरती मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया है। वह अपनी बहन की ऐसी मुसीबत में नहीं देख सकती थी और वह उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। मामी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप और वामिका मेरे ससुराल चले आए। और थोड़ी देर बाद कर्मावती और उसके पति आरती के मामा अपनी बेटी को लेकर आते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बहन को? मामी, हमें इसको लेकर अभी अस्पताल चलना होगा। तीनों उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं और उसका अच्छे से इलाज करते हैं, क्योंकि आरती की मामी के पास तो कोई भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए सारा खर्चा आरती ही उठा रही थी। यहाँ तक कि वह अपनी बहन की खूब सेवा भी करती है, जिसे देखकर कर्मावती को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि वह तो हमेशा से आरती को बस तंग ही करती आई थी। और उसे देखो, वह तो बिना सोचे समझे उसकी बेटी की दिन रात बस सेवा ही करी जा रही थी। मुझे पता है आरती कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर पारुल और उसकी सास आती है। हाँ क्यों नहीं, हमारी देवरानी आपकी बेटी की कितनी सेवा करती है, ठीक तो उसे होना ही है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए। आप बहुत अच्छी है समधन जी, पहले आपकी अहमियत को हमने बिल्कुल भी नहीं समझा। आपने हमें इतने दिनों तक इस घर में रहने दिया और यहाँ तक कि हमारी बेटी का इलाज भी करवाने में मेरी भांजी की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम भी कैसी बातें करती हो, इस समय आपको आपकी बेटी और हमारी बहुत जरूरत है, और वैसे भी हम भी तो आपके ही परिवार के ही सदस्य हैं ना। तो फिर मामी, जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद मत करिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा परिवार कभी भी ना टूटे, और देखिए सब ठीक हो गया है। आरती के मामा अपनी पत्नी के किए पर बहुत शर्मिंदा तो थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनकी पत्नी को अब आरती की अहमियत पता चल गई थी। तो वहीं वामिका की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है और वह धीरे धीरे अभिनव को भूलने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी किसी कंपनी में जॉब भी लग जाती है और वह जॉब करना शुरू कर देती है, और अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। दीदी, आज मैं जो भी हूँ ना, वो बस आपकी वजह से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हमने आपको हमेशा पराया समझा,
और आपने हमेशा हमें अपना समझा। बस कर अब, छोटी बहन है तू मेरी, तेरे लिए तो ये सब करना मेरा फर्ज था। मुझे तो शर्म आती है अपने आप को कि मैंने अभिनव जैसे आदमी पर यकीन किया। सॉरी दीदी। ऐसे मत बोल वामिका, तुझसे गलती हुई तो हुई, अब सब भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। तो इस तरीके से आरती ने अपनी अच्छाई और अपने चरित्र से अपने मामी मामा और अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आरती कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। तो इसके बाद सभी लोग साथ में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।